हाय विद्यार्थियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रंजीत सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं कक्षा का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इंद्रधनुष, रेनबो। बचपन में हम लोग इंद्रधनुष जब आकाश में देखते होंगे, बारिश के मौसम में सूर्य के ठीक विपरीत आकाश में एक रंगीन पट्टी दिखाई देता होगा, तो बहुत उत्सुक होते हैं कि ये जो धनुष है ये इंद्र भगवान की धनुष है। ज्ञान नहीं था उस समय, साइंस जब डेवलप नहीं था, बहुत पुरानी की ये घटना है, तो लोग उसको इंद्र भगवान के धनुष मानते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ वैसे वैसे यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित बारिश के बूंद से सूर्य के ठीक विपरीत एक घटना स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। यानी आज का हम लोग का पॉइंट है इंद्रधनुष। आप हेडिंग डालेंगे इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष कहते किसे हैं? तो बारिश के समय सूर्य के विपरीत आकाश में 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी ये रंगीन पट्टियां 2 होती हैं, एक अंदर की ओर और एक यहीं से बाहर की ओर। इस अंदर वाले रंगीन पट्टी को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और इस बाहर वाले रंगीन पट्टी को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है 3 घटनाओं पर आधारित है: पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। यानी इंद्रधनुष 3 घटना पे आधारित है। वो कौन कौन सा घटना है? तो पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन और तीसरा है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होते हैं, जो अंदर की ओर निर्मित होता है, और ये द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग होता है और नीचे बैंगनी, जबकि इसकी जस्ट विपरीत द्वितीयक में होता है। द्वितीयक में ऊपर बैंगनी होगा और नीचे लाल रंग होता है। अब आखिर ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष किस प्रकार से निर्मित होते हैं, आइए इसको बताते हैं। बारिश के बूंद से किस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती है। इसके लिए सपोज दैट मान लेते हैं कि यह एक वर्षा का बूंद है। इस बारिश के बूंद में ये एक प्रकाश की किरणें आपतित हो रही। जैसे ही देखिए ये बारिश का बूंद हो गया तो ये सघन हो गया, बाहर विरल है। यहाँ यदि एक अभिलंब हम लोग खींच दें तो जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है तो इसको यहाँ से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से नीचे की ओर झुक जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ अपवर्तन की घटनाएं होती है। फिर इस प्रकाश किरण को यहाँ से सीधे निकल जाना चाहिए,
लेकिन एक स्थिति ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात यहां हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन। और फिर जब यहाँ प्रकाश की किरणें, ये अभी सघन में है, अब निकलेगी बाहर विरल में। बाहर कहाँ निकलेगी जी? विरल में। अब जब ये बाहर विरल में निकलेगी और यहां से यदि ऐसे हम लोग एक ऐसे अभिलंब डाल दें तो जब ये सघन से विरल में निकलेगी तो ये बात पूर्णतः स्पष्ट है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, यानी यहां से ये दूर भागेगी। आप इस चित्र को देख करके अंदाजा लगाएंगे कि यहां और यहां 2 बार अपवर्तन हुआ और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बारिश के बूंद से 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक का बात करें तो उसका भी चित्र बना के हम आप लोग को दिखाएंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष में बारिश की बूंद से 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो सबसे पहला आपका ये काम है, आप लोग हेडिंग डालेंगे इंद्रधनुष और बताते हैं कैसे कैसे नोट करना है। इस पॉइंट को एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले हेडिंग डाल लीजिए इंद्रधनुष और उसमें लिखिएगा कि वर्षा के समय सूर्य के विपरीत आकाश में 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। उसके बाद नीचे नोट में लिख लेंगे कि ये रंगीन पट्टी कभी कभी 2 दिखाई देती है, या ये रंगीन पट्टी कभी कभी 2 होती है। अंदर वाले रंगीन पट्टी को प्राथमिक इंद्रधनुष और बाहर वाले रंगीन पट्टी को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। उसके बाद आप एक दूसरा नोट लिखेंगे कि इंद्रधनुष पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इतना लिखने के बाद आप पुनः नीचे हेडिंग लगाइएगा इंद्रधनुष के प्रकार, टाइप ऑफ रेनबो। और रेनबो के कितने प्रकार होते हैं? 2। रेनबो कितने प्रकार होते हैं? 2। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखिए प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और इसका हो जाएगा सेकेंडरी रेनबो। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। उसके बाद आप लोग पहला यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो लिख करके डैश देंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष लिखकर डैश दीजिए और सुनिए ध्यान से। प्राथमिक इंद्रधनुष में लिखेंगे कि यह अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। इसमें बारिश के बूंद से, यहां देखिए, इसमें बारिश के बूंद से 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी रंग नीचे होता है। उसके बाद इसका सूत्र सत्यापित किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हो गया, इसको नोट कर लिए। तो चलिए प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए आपतन कोण का व्यंजक निकाला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये प्रोसेस जो होगा लंबा होगा और इसमें अवकलन का आवश्यकता पड़ेगा और त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा। तो अब आप लोग एकदम ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। एक एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, आप एकदम क्लीन स्पष्ट समझ में आएगा। आइए देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए मान लेते हैं कि बारिश का एक बूंद हो गया, वर्षा का एक बूंद है,
बारिश के एक बूंद हो गया। इस बारिश की बूंद पर सूर्य के प्रकाश से मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही। इस प्रकाश किरण को यहां से सीधे जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन जब ये विरल से सघन में प्रवेश करेगी और यहाँ एक अभिलंब हम लोग डाल दें तो जाहिर सी बात है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी और अभिलंब की ओर झुक करके बूंद के दूसरे किनारे तक पहुंचेगी। अब सुनिए विद्यार्थियों, होगा क्या कि जब ये बूंद के दूसरे किनारे तक पहुंचेगी तो यहां से भी इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन अब एक स्थिति ऐसा होता है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, और वो कब, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है तब। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा और ये प्रकाश की किरणें पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ भी एक हम लोग लंब का निर्माण कर सकते हैं। इधर से भी एक लंब डाल दिया गया, यहाँ भी अब एक लंब डाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें, जाहिर सी बात है कि ये जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अब यहाँ अभिलंब से ही दूर भागेगी। इन किरणों को डॉट डॉट करके काल्पनिक तौर पर पीछे की ओर बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का निर्माण होता है और साथ ही साथ ये कोणीय विक्षेपण है थीटा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब थे, इसके बीच जो कोण बनेगा इसको आपतन कोण कहेंगे, जिसको आई से इंडिकेट किया जाएगा। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो ये जो एंगल होगा आर होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि ये कोण आई हो तो यहाँ टोटल आई होगा, और जब टोटल आई हो इसमें से अल्प का मान दिया गया है आर, तो ये बच कितना गया भाई, तो आई माइनस, यानी ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। आगे बढ़िए, ये प्रकाश की किरणें, इधर नामकरण भी कर लेते हैं, इधर ए, इसका नाम रखते हैं बी। अब बी से पहुंच रही है कहां जी, सी पर। बी से सी पर, सी पर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हो रही है, अर्थात प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। तो ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये कोण आर होगा, तो ये भी आर हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है जिसको पाई रेडियन कहते हैं। अब देखिए यहाँ इस रेखा पर तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन इसमें से कुछ दूरी तक आर और आर है, यानी 2r, तब बाकी बच कितना गया, तो 180 में से आर और आर को जोड़कर घटा देंगे, यानी ये कोण बाकी जो बच गया वो हो गया पाई माइनस 2r। पाई माइनस कितना बचा विद्यार्थियों, 2r। अब आगे बढ़िए, यही किरण पहुंच रही है अब इस बिंदु डी पर। डी पर ये अभी फिलहाल अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब, तो ये कोण आर हो जाएगा। और ये यहां से निकल रही है बाहर की ओर, तो निर्गत किरण है, हम लोग जानते हैं निर्गत किरण आपतन कोण के बराबर होता है, सो ये कोण आई हो जाएगा। जब ये आई ये आर, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। इस प्रकार एक सुदृढ़ चित्र बना लेंगे और इसके बाद हम लोग सूत्र सत्यापित करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चित्र बनाइए, उसके बाद इसको शुरू करते हैं बनाना। चलिए चित्र बना लिए। देखिएगा विचलन इसमें 3 स्थान पर हो रहा है, एक बी पर, सी पर और डी पर, तीन जगह विचलित हो रही। यानी यदि कुल विचलन का बात किया जाए विद्यार्थियों, तो कुल विचलन बराबर कहां कहां होगा, तो बी पर प्लस सी पर प्लस डी पर, बी पर, सी पर और डी पर। कुल विचलन को किससे इंडिकेट कर लेते हैं, डेल्टा से। डेल्टा बराबर बी पर विचलित कितना हुआ, तो आई माइनस आर, यानी बी पर विचलन हुआ आई माइनस आर।
प्लस सी का बात करते हैं, सी पर कितने विचलित हुआ, n रेडियन विचलित हुआ यानी पाई माइनस 2r। सी पर विचलन हुआ पाई माइनस 2r प्लस पुनः आते हैं हम लोग डी के पास, डी पर कितना विचलित हुआ तो यहां भी है i माइनस r। अब देखेंगे आप लोग डेल्टा बराबर, इसको थोड़ा सुदृढ़ तरीका से ऐसे लिख सकते हैं, पहले पाई को लिख लेते हैं, i एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों प्लस में है तो i मिलके प्लस 2i। r का बात करते हैं, माइनस एक यहाँ है, दो यहाँ है और एक यहाँ है यानी माइनस 4r। अब चलिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन कैसा हो जी, न्यूनतम, ध्यान देंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम का बात आएगा तो डी डेल्टा बटा डी आई बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब न्यूनतम विचलन होगा तो न्यूनतम अपवर्तन कोण भी होगा यानी डी डेल्टा बटे डी आई बराबर 0। अब आप देखेंगे ऊपर डेल्टा का मान हम लोग निकालें, इसका हम लोग कर देंगे अब अवकलन, डी डेल्टा का मान कितना निकाले हैं पाई प्लस 2i माइनस 4r बटा डी आई बराबर 0। अवकलन करने का आप लोग रूल जानते होंगे, ये पहले इसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर देंगे यानी डी पाई बटा डी आई प्लस डी 2i बटा डी आई प्लस इसको डी माइनस में ये माइनस 4r बटा डी आर बराबर 0, सॉरी आई होगा इसमें भी डी आई बटा 0। अब देखिए पाई रेडियन है, कोण है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, इसमें 2 को बाहर कर देंगे डी आई बटा डी आई प्लस इसमें से माइनस 4 को बाहर करते हैं माइनस 4 डी आर बटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चलिए बात वही हुआ इक्वल टू 0। अब इधर डी आई बटा डी आई का अवकलन जैसे dx बटा x का अवकलन x के सापेक्ष हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, वैसे ही i का अवकलन i के सापेक्ष कितना होगा जी 1 से 2 में गुना कर लेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 इधर प्लस में होगा, इधर ला देंगे माइनस में, इधर बचेगा केवल को माइनस 4 डी आर बटा डी आई इक्वल टू माइनस 2, तो डी आर बटा डी आई बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, इसको एक हटा देंगे ये हो जाएगा 1 बटा 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। डी आर बटा डी आई का मान कितना आ गया 1 बटा 2। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे, चित्र को यूज करेंगे इसमें स्नेल का नियम, ध्यान से देखिएगा स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। एक काम करते हैं इसको इधर भेज देते हैं यानी ये भाग में हो जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर म्यू साइन आर, दो पक्ष बन गया ना। अब इन दोनों पक्षों का i के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा, यानी दोनों पक्षों का, देखो विद्यार्थियों दोनों पक्षों का i के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन किया जाएगा। ये जो दो साइड आप लोग देख रहे हैं दोनों पक्षों का अवकलन किया जाएगा। देखिए i के सापेक्ष करना है यानी d साइन आई बटा डी आई इक्वल टू, इधर भी म्यू को बाहर कर लेते हैं पहले ही, आप लोग जानते होंगे d इधर बचेगा साइन आर बटा डी आर। चलिए साइन आई का अवकलन i के सापेक्ष हो जाएगा कॉस आई, और बराबर इधर देखेंगे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
आई के सापेक्ष करना, सॉरी आई के सापेक्ष, तो आई रहेगा। अब देखिए साइन आर का अवकलन तो आई के सापेक्ष, इसको हम लोग ऐसे सजा सकते हैं, म्यू डी साइन आर बटा डी आर इंटू डी आर बटा डी आई, इससे कैंसिल, फिर ऊपर वाला आ जाएगा। चलिए तो cos आई बराबर म्यू, अब देखिए साइन आर का अवकलन आर के सापेक्ष हो जाएगा, यानी साइन आर का अवकलन आर के सापेक्ष हो जाएगा cos आर इंटू डी आर बटा डी आई, ये गुना में इधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, यानी cos आई बटा इसको इधर भेज दिए म्यू cos आर बराबर डी आर बटा डी आई। डी आर बटा डी आई का मान कितना निकाले हैं जी, 1/2, 1/2। तब देखेंगे आप cos आई बटा म्यू cos आर बराबर 1/2, देख रहे हैं ना विद्यार्थियों। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन आई से 2 में cos आई से 2 में, ये हो गया cos आई से इसमें गुना कर देंगे म्यू cos आर। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इधर से मिटा देते हैं, नोट कर लिए हो तो आप लोग आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, मिटा दें। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, आइए देखिए वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर आई इक्वल टू इसका करेंगे म्यू स्क्वायर फिर cos स्क्वायर आर। अब चलिए इधर वाले को ऐसे जाने देते हैं, 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर। हाई cos स्क्वायर आर को हम लोग लिख लेते हैं, इसको साइन के फॉर्म में तोड़ देंगे, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर आर। अब म्यू से दोनों में गुना कर देंगे, 4 cos स्क्वायर आई, म्यू से जब एक में गुना करेंगे तो म्यू स्क्वायर, अब म्यू से इसमें गुना करेंगे तो माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। और आइए थोड़ा देर के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। स्नेल का नियम हम लोग इजी जानते हैं, म्यू बराबर, ध्यान से देखिएगा, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अच्छा यदि दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर आई बटा साइन स्क्वायर आर। और जब इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो ऐसे हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर साइन स्क्वायर आई। तो क्या हम लोग म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के स्थान पर साइन स्क्वायर आई लिख सकते हैं? तो जब इनके स्थान पर इसको लिख सकते हैं तो यहां ध्यान देंगे 4 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस इन सब के स्थान पर हम लोग इतना लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर आई। अब चलिए ये जो साइन स्क्वायर आई है माइनस में उधर भेज देंगे, कहां चला जाएगा जी? प्लस में। जब उधर भेजेंगे ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर। और फिर वही फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? cos स्क्वायर थीटा देखिए सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको दो पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। चलिए जब दो पार्ट्स में इनको हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर आई प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर आई
बराबर म्यू स्क्वायर। अब देखिए तो ये 1 प्लस में इधर ला देंगे माइनस में हो जाएगा, इधर बचे कितना 4 कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर आई में से 1 कॉस स्क्वायर आई घटा देंगे तो ये 3 कॉस स्क्वायर आई हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा ये 3 इधर गुना में इधर भेज देंगे, भाग में आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो कॉस आई बराबर इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। अब इधर से कॉस को भेज दें तो आई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। ये निकल गया फॉर्मूला जो प्राथमिक इंद्रधनुष के आपतन कोण के लिए है। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को जहां जरूरत पड़ेगा रोकेंगे, रोक करके और वॉइस को साउंड को आप क्लियर समझेंगे तो स्पष्ट 100% हो जाएगा। हाँ जी, हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानते होंगे उनके साथ थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन यदि आप डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ नहीं, एकदम इजी वे डिफरेंशिएशन इसमें कुछ किए ही नहीं, केवल जैसे dx बाई x का और x के सापेक्ष dx बटा dx का मान कितना होता है वैसे ही dy बटा dy का मान यूज किए, और उसके बाद केवल डिफरेंशिएशन में आप केवल जोड़ पढ़े होंगे ना तो इसको आसानी से बना सकते हैं। और बाकी एकदम ये तो इजी त्रिकोणमिति के सूत्र है छोटा छोटा, तो इसमें यूज किया गया। अब इसमें कुछ लूचा नहीं है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ये आप लोग थोड़ा सा शांत माइंड से देखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। इसके बाद है द्वितीयक इंद्रधनुष, तो पहले आप इसे नोट कीजिए पूरा। नोट कर लिए तो आइए देखते हैं। ये प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए सूत्र था, अब इसके बाद द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए आप लोग थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, केवल आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए एक पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बारिश का बूंद है, इस बारिश की बूंद पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही है। यहां से ये प्रकाश की किरण जो है सीधे जा सकती थी यदि बारिश का बूंद नहीं होता, लेकिन बाहर विरल है अंदर सघन है। जैसे ही बारिश की बूंद में प्रवेश करेगी और यदि इधर से एक अभिलंब हम लोग खींच दें तो ये जाहिर सी बात है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक करके और पहुंचेगी। इस बिंदु का नाम रखते हैं ए, इसका रख देते हैं बी और इसका रखते हैं सी। अभी पहुंचेगी बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर होगा क्या कि यदि बारिश का बूंद नहीं होता तो ये प्रकाश की किरणें यहां से सीधे जाती, लेकिन बारिश का बूंद होने का अब प्रकाश जो है मुड़ जाएगा और ये यहां से इस तरह या फिर ऐसे मान लीजिए ये यहां से पहुंचेगा बिंदु डी पर। कहा जी? डी पर। यदि इधर से एक अभिलंब ड्रॉ कर दें तो ऐसे होगा। अब ये बिंदु डी से भी प्रकाश की किरणें सीधे निकलती, लेकिन यहां भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटनाएं होगी और ये डी से पहुंचेगी बिंदु ई पर। इस डी से भी एक अभिलंब खींच देते हैं, आप लोग पूरा ऐसे खींचिएगा कि यहां से सीधे चले जाए। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इस बिंदु ई पर भी एक अभिलंब का निर्माण कर देते हैं हम लोग, बिंदु ई पर भी अभिलंब खींचेंगे। जैसे ही ये सघन से विरल में निकलेगी ये अभिलंब से क्या होगी भाई, तो अभिलंब से अब ये दूर भागेगी, अभिलंब से ये दूर भागेगी। तो यही प्रकाश किरणें अंदर जा रही है, बाहर निकल रही थी, यहां से लेके यहां तक कुल विचलन होगा इसमें, जिसको डेल्टा से इंडिकेट करेंगे। ये देखिए ये आपतित किरण है,
और ये अभिलंब है, तो बाबू ये कितना होगा, आपतन कोण, जिसको किससे इंडिकेट कर लेंगे, कोण आई से। ये कोण आई, यहां से ये अपवर्तित किरण अभिलंब, ये हो जाएगा आर। तो सिंपल बात है कि जब इधर का टोटल आई है और इसमें हाफ आर है, तो ये बाकी बच कितना गया, तो ये बच जाएगा आई माइनस आर। और देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये अपवर्तित किरण है, यानी ये जो कोण होगा वो आर और ये जो कोण होगा ये भी आर, यानी आर और आर मिलकर 2r होगा, आर और आर मिलकर 2r। हम लोग सिंपल बात जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है जिसको पाई रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन कोण बनेगा, तो यहां से लेके यहां तक ना पाई रेडियन होगा, लेकिन इसमें यहां तक तो दिया गया है आर और आर यानी 2r, तब बाकी ये बच कितना गया था, पाई माइनस 2r, पाई माइनस 2r, है ना जी। ठीक है, ऐसा ही ये भी एंगल आर होगा और ये भी एंगल आर हो गया, तो ये बच गया कितना, तो ये भी बच गया पाई माइनस 2r। ठीक है, अब यहां देखेंगे यदि इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां भी एक एंगल बनेगा, इस एंगल का मान कितना होगा, ताकि देखते हैं। पहले ये तो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण, तो ये कोण कितना हो जाएगा आर, और ये बाहर जो निकले निर्गत किरण यानी निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर, यानी ये आई, तो ये आई और ये आर, तो ये बच कितना गया, तो आई माइनस आर। इस प्रकार यदि इस चित्र को हम लोग देखते हैं तो इस चित्र में सबसे बेहतरीन पॉइंट यह स्पष्ट होता है कि इसमें दो जगहों पर अपवर्तन की घटनाएं हुई और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो आप लोग पहले हेडिंग डालिए द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। और इस सेकेंडरी रेनबो में 2 पॉइंट हम लोग जानेंगे, और पॉइंट ये होगा कि जब प्रकाश की किरणें बारिश की बूंद में प्रवेश करती है तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और दूसरा बात ये होगी कि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कम चमकीला होता है। द्वितीयक जो होता है प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है, और द्वितीयक में बैगनी ऊपर होता है जबकि लाल नीचे होता है। और जैसे उसको हम लोग बनाए थे कुल विचलन बी पर सी पर डी पर, इसमें निकालेंगे कुल विचलन बी पर सी पर डी पर ई पर, यहाँ आई प्लस आर 2 पाई, सॉरी पाई प्लस 2 आर, पाई प्लस 2 आर, आई प्लस आर, ऐसे कुल जोड़ करके जैसे न्यूनतम विचलन की स्थिति लगाइएगा, उसका अवकलन कीजिएगा, फिर स्नेल का नियम लीजिएगा, फिर उसका अवकलन कीजिएगा, उसके बाद 2 आएगा, उस दोनों पक्षों में बर कर दीजिएगा, बर कर सेम वही प्रोसेस अपना के बनाइएगा ना, तो अंत में जा करके इससे आपतन कोण का सूत्र निकलेगा आई बराबर, आपतन कोण का जो सूत्र निकलेगा आई बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई, और उसमें आया था 3, जबकि इसमें आएगा 8, 3 कितना आएगा 8। ठीक है, अंत में यही फॉर्मूला निकलेगा। तो आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं। पहले हेडिंग डालिए द्वितीयक इंद्रधनुष, और द्वितीयक इंद्रधनुष में लिखिएगा, लिखिए इसमें बारिश की बूंद से, लिखिए इसमें बारिश की बूंद से 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कम चमकीला होता है। हो गया। और उसके बाद नीचे स्टार देके लिखेंगे कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है। उसके बाद ये चित्र बनाएंगे आप लोग पूरा, जिस प्रकार इसको साबित किया वैसे साबित करके अंत में ये मंगाएंगे, और मंगा करके कमेंट करेंगे अपने नाम समेत कि मैं फलाना, अपना नाम रख करके सर हम इसका आंसर मंगा लिए हैं। हम देखते हैं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको मंगा करके सॉल्व कर करके हमको बताते हैं। और ऐसे ही नहीं होगा भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे और हम देख करके बताएंगे कि आपका सही है कि नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आप लोग हमारा जानते होंगे, नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए 9955 055
435 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड करेंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी समस्या होती है, समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो आप फोन करके व्हाट्सएप पे सेंड करके या फिर आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और करके इसका सॉल्यूशन जान सकते हैं। बता देंगे आपको जहां भी प्रॉब्लम हुआ इसमें आप उसको क्लियर करेंगे। हाँ जी, इससे संबंधित एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं कितने लोग, मात्र 3 अंतर लिखना है। एक डिफिनेशन से लिख सकते हैं कि उसमें बारिश के बूंद से 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि इसमें बारिश के बूंद से 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, वह अधिक चमकीला होता है, जबकि यह प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कम चमकीला होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कॉपी में लिख लेंगे, बिहार बोर्ड के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आपको जो काम दिया जा रहा है ना, आप इसको लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करेंगे, तभी हम मानेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और नहीं तो इसके बाद फिर ये क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा, आप लोग बाद में पछताते रहिएगा। सो आप भी काम अभी कीजिए, बस आज दीजिए इजाजत। अंत में इसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं 9.5, आप इसको देख लीजिए। 9.5 देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बस बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक टैंक है जो जल से भरा है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देख लीजिए, थोड़ा देर पढ़ लीजिए उसको सही से और समझिए। एक टैंक है जो जल से भरा है, मान लेते हैं कि एक टैंक है, यह टैंक पूर्ण रूप से जल से भरा है। जल से भर दिए हम, और बड़ा बना लेते हैं टैंक को। ये टैंक जो जल से भरा है, इसका गहराई दिया है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ये जल से भरा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस टैंक में नीचे एक बल्ब रखा गया है, छोटा सा एक बल्ब जल रहा है टैंक में। ये जो टैंक में बल्ब जल रहा है, आपको बताना है कि इस टैंक से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो जल की कितने सतह से बाहर निकलेगी। अंत में इस जल का अपवर्तनांक भी दिया गया होगा 1.33, और ये बात क्वेश्चन में दिया होगा कि इस बल्ब को बिंदुवत मानिए, बिंदुवत मान के बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा, चित्र में है, चित्र समझना है। ये हो गया सघन माध्यम जल, बाहर हवा है तो विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में जाए, जो लंबवत निकलेगी वो सीधे पार कर जाएगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो यहां से तिरछे निकलेगी, जैसे मानते हैं कि यह एक प्रकाश किरण है जो तिरछे निकल रही है, यदि यहां हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, अभिलंब खींचें, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। एक और प्रकाश किरण को लेते हैं जो और अधिक दूर भागेगी, यहां से और अधिक दूर भागेगी। ऐसे भागते भागते एक स्थिति ऐसा आएगा
कि एक प्रकाश की किरणें जो यहां से निकलेगी वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी नहीं? इसके बाद से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी यहां से, अब ये क्या करेगी कि यदि ये अभिलंब है तो ये अपने ही माध्यम में मुड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते होंगे कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन यह एक ऐसा स्थिति है जो 90 डिग्री पर प्रकाश की किरणें मूव करेगी, यानी यहां से लेकर और यहां तक जितने भी किरण निकलेगी वहीं बाहर सतह से निकलेगी, ये बाकी सब कोई बाहर निकलने वाली नहीं है, यहां से कोई बाहर निकलने वाली नहीं है। तो ये तो अंतिम स्थिति को छोड़ के सेम इधर से भी एक प्रकाश की किरणें निकलेगी जिसको अभिलंब के साथ कंपेयर करेंगे तो सतह से होकर गुजरेगी। इन सारी किरणों को मिटा देते हैं, चलिए चित्र थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इसको केवल समझाने के लिए बनाया गया था, आप लोग समझ लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, इसका कोई जरूरत नहीं इसमें। इसको मिटाते हैं। देखिए यही एक परिस्थिति है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि जब अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है तो इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं, जिस क्रांति कोण को C से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं भाई? C से। क्रांति कोण को C से सूचित किया जाता है। जब ये C होगा तो यहाँ का भी एंगल C होगा, और यदि यहाँ का भी एंगल C हो तो इधर ये नीचे वाला भी C होगा। अब आइए यहां से लेकर यहां तक जितने प्रकाश की किरणें इसके अंदर से निकलेगी वहीं सतह से बाहर जाएगी, बाकी ये सब सतह पर नहीं फैलेगी, पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। यानी परिस्थिति ऐसा हो गया। इस बिंदु का नाम हम लोग रख देते हैं O, इसका नाम रख लेते हैं O', इसका नाम रखते हैं A और इसका नाम रखते हैं B। चलिए आपको वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितने से प्रकाश की किरणें यहां से बाहर निकल। आप देख रहे हैं शंकु के आकार का, ऐसे शंकु के आकार का एक डायग्राम बन गया। तो शंकु के आकार का जो ऊपरी किनारा होता है वो वृत्ताकार होता है। सो यदि इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दें तो आसानी से निकल जाएगा कि कितने क्षेत्रफल से प्रकाश की किरणें बाहर फैल रही है। तो सबसे पहला चीज मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इसका त्रिज्या कितना है? R। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और किस प्रकार इसको बनाना है। सबसे पहले अपवर्तनांक दिया है, ध्यान से देखिएगा। म्यू का मान दिया है, म्यू बराबर दिया है क्वेश्चन में, म्यू बराबर दिया है 1.33, जिसको हम लोग 4/3 भी मान सकते हैं, 4/3। दूसरा चीज कि टोटल गहराई दिया है 80 सेंटीमीटर। गहराई की बात करें तो O' का मान दिया है, देखेंगे इधर O' का मान दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना होगा। हम लोग क्या करेंगे कि 80 में 100 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.8 मीटर। O' का मान निकल गया। चलिए कह रहे कि उस क्षेत्रफल बताइए जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही। तो शंकु के आकार का ऊपरी भाग वृत्ताकार होता है, सो वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr²। क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा πr²। पाई r का मान आपको पता होना चाहिए कि r बराबर कितना होगा, तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले यहां से r का मान निकालते हैं कि r बराबर कितना होगा। इस r के लिए एक बात विशेष रूप से, एंगल यहां देखिए तो त्रिभुज O'(B) में कोण यही है, और यहां जो कोण है 90 डिग्री यानी समकोण है। तो कोण के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसमें लंब कौन होगा? तो O'(B) लंब होगा। और कोण तथा ये समकोण जिस पर उपस्थित होते हैं उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो आधार कौन हो जाएगा? O'।
एक देखिए, एक लंब है और दूसरा आधार है। आधार का मान दिया है और लंब का मान ज्ञात करना है। सो दो ही मुख्य भुजा लेंगे, लंब और आधार। लंब और आधार के अनुपात को टैन कहते हैं, टेंजेंट यानी टैन। और यह एंगल कौन सा है? सी। टैन सी बराबर, टैन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बताए, लंब बटा आधार। लंब कौन है भी? ओ डैश बी। तो लंब का मान रखते हैं हम लोग ओ डैश बी। अब बटा, इसमें आधार कौन है? ओ डैश। ओ, ध्यान से देखेंगे, ओ डैश। अब देखिए tan c बा ओ डैश बी का मान कितने भी? आर। तो आर बराबर ओ डैश जिसका मान कितना? 80 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए हैं 0.80। इसमें से आर का मान निकालना हो तो आर बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दे, गुना में चला जाएगा, 0.80 इंटू tan c। अब देखिए आर का मान कब निकलेगा? जब tan c का मान पता होगा। tan c का मान निकालेंगे। तो tan c का मान कहां से निकालेंगे विद्यार्थियों? तो इसमें एक थोड़ा सा आप लोग पॉइंट पढ़े होंगे, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है साइन सी, तो समाकर प्रॉब्लम है, साइन सी बराबर 1 बटा अपवर्तनांक। तो यहां अपवर्तनांक जल का हवा के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यानी ये W फिर म्यू और उसके बाद एयर हो गया एक। चलिए, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष यहां दिया गया है 4/3। तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1 बटा 4/3। इसको हम ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 3/4। साइन सी का माना गया। अच्छा, tan का मान निकालना है तो tan थीटा का हम लोग सिंपल सूत्र जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन तो आ गया, लेकिन अब कॉस रह गया, कॉस निकालना है। तो कॉस के एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos c इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पे बैठाकर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। cos c बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन का मान कितना है? 3/4, यानी 3/4 के स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो गया 16। बटा घटा बनाइए, एलसीएम निकाल देंगे 16, तो ये होगा 16 माइनस 9 यानी 7/16। ये आपका निकल गया cos c का मान। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos c बराबर √7/4। साइन और cos दोनों निकल गया था, आसानी से tan c का मान निकाल लेंगे। tan c बराबर कितना होगा विद्यार्थियों? तो tan c का मान आसानी से निकाल सकते हैं। tan c बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, tan c बराबर हो जाएगा साइन c बटा cos c। साइन c का मान निकाले हैं 3/4 cos c के मान निकाले हैं √7/4, यानी tan c बराबर हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 3/4 गुने 4/√7। आगे देखते हैं,
tan c बराबर कितना होगा, इसको गुणा कर लीजिए 12/4√7, 4 से भाग दे दीजिए, इसमें 3 बार में कट जाएगा, यानी tan c बराबर 3/√7। tan c का मान है 3/√7। अब इस tan c के मान को लेते हैं और इस r में ले आकर रख देंगे, r का मान आसानी से निकल जाएगा, यानी r बराबर हो जाएगा 0.80 इंटू tan c का मान है कि 3/√7। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 0, 8 3 के 24, 2.4/√7 ये निकल गया r का मान। अब यहां से r का मान जब निकल गया तो सिंपल क्षेत्रफल जानते हैं, a = πr², पाई के मान 3.14 हुआ ना जी। और उसके बाद r का स्क्वायर करेंगे, यानी 2.4/√7 का स्क्वायर, तब a बराबर कितना होगा, तो 3.14 गुने इसका स्क्वायर करेंगे, सही से स्क्वायर कर लेंगे, यह आ जाएगा 5.76 बाटा में 7। गुना कीजिए, इनको गुना करेंगे, गुना करने के बाद यह आएगा a बराबर 18.0864 बाटा में 7। जब भाग दे देंगे तो यह आएगा 2.583। यदि हटाने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो आगे हम एक जोड़ देंगे, 2.6 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इस 5.3 को बनाते हैं। आप लोग वीडियो को स्लो करके या फिर रोक करके आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 9.6 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए प्रत्येक 9.1 से लेकर हम शुरू किए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो हम बना देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल पर आप केवल सर्च करेंगे 9.3 एनसीईआरटी 9.3 तो आ जाएगा 9.3, 9.4 को सर्च करेंगे 9.4, 9.5, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। आप लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि पुनः क्लास में इसको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।